नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एस के रंजन, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं नेताजी सुभाष पैलेस में। शालीमार बाग के नवनिर्वाचित प्रधान राकेश कुमार गुप्ता उर्फ बंधु जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। आइए बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। शालीमार बाग अग्रवाल सभा का चुनाव आपने जीता प्रधान पद पर। एएनएस मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे अग्रवाल सभा के लिए, किस तरह का मेमोरेंडम है काउन की। सर, पिछले चुनाव में जो भी ये चुनाव के दौरान मैंने कवरेज किया, मैंने देखा और लोगों की आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद। ऐसा है कि पिछले 9 वर्षों से अग्रवाल सभा का चुनाव नहीं हुआ था किसी भी कारण से। खैर, हम उस बात पर नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे देखने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हमें आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए हमेशा, चाहे वो समाज हो या कोई भी संस्था हो या कोई भी कार्य हो। जी। तो मेरा मानना ये है कि अब हम लोग जो भी नई टीम आई है उसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और अग्रवाल सभा शालीमार बाग का नाम नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और जो हमारा घोषणा पत्र था, वो जो सामाजिक रूप से सब तैयार किया गया था आपस में मिलजुल करके, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और समाज के सभी लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि सबको लगेगा कि समाज कुछ अपने अग्रवाल भाइयों के लिए कुछ कर रहा है। और उसके अलावा हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरे देश के लिए भी है। अग्रवाल सभा सिर्फ अग्रवालों के लिए संस्था तो है, वो तो एक अलग बात है कि उसमें अग्रवाली मेंबर बन सकता है, लेकिन जो उसका कार्य क्षेत्र है वो पूरे देश के लिए होता है। जी। और पूरे देश के अग्रवाल इतना काम कर रहे हैं अभी भी, और काफ़ी समय से ही कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते भी हैं कि पूरे देश में जहाँ भी आप जाएंगे, अग्रवाल धर्मशाला, अग्रवाल हॉस्पिटल या जितनी भी संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थलों पर, मंदिर या जो भी चैरिटी होती है, पेंडेमिक में जैसे कितना काम किया जाता है, तो सभी लोग उसमें समाज के मिलजुल कर काम करते हैं। और मैं समझता हूँ आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। आप सब लोगों के आशीर्वाद से और प्रेरणा से जो भी नई टीम आई है, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। राकेश जी, ठीक है, सामाजिक दायरे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, काम होंगे। आपके मुख से मैं ये जानना चाहूँगा, अपने पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में बताएं कि वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। आज भी लोग उनका उदाहरण देते हैं और आपको जो है ये कहते हैं कि आप उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक है, उनकी छवि जो है आप में लोग देख रहे हैं। ऐसे है, मेरे पिताजी को जितने भी लोग उनसे जब भी कभी मिले, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, वो हमेशा उनसे प्रभावित रहे। मैं 50 साल से उनको देखता हूँ। जब से मैं 10 साल का था तो वो एमसीडी के स्कूलों में स्वेटर बांटने के लिए जाते थे। और तभी से मैं उनको देखता आया कि जब से भी उन्होंने व्यापार शुरू किया, तब से ही वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगे रहे। जी। और जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ता चला गया, और उन्होंने धीरे धीरे, जब मैं ग्रेजुएशन में पास हो गया, तो उन्होंने सारा काम मेरे को संभलवा कर और अपना पूरा समय समाज को और देश को और शिक्षा को बांटने के प्रसार में लगा दिया। तो उनका व्यक्तित्व कुछ अलग तरह का था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता था, क्योंकि वो किसी को भी अपना या पराया नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने एक अग्रवाल सभा त्रिनगर के लिए भूख हड़ताल की थी, क्योंकि जब उनकी उम्र 42 साल की थी तो तब उन्होंने वो भूख हड़ताल की थी। हम परिवार में 6 बहन भाई, 2 मेरे दादा दादी थे, हम 10 लोगों का परिवार था। उन्होंने 2 अग्रवाल सभा त्रिनगर को जोड़ने के लिए, एक करने के लिए, इतनी कम उम्र में भूख हड़ताल करना, इसका मतलब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उनमें कितना देश प्रेम था, कितना समाज के प्रति उनके अंदर प्रेम था कि भाई सब लोग समाज की निंदा ना करें, इसलिए हम सब लोग मिलजुल कर चले। उन्होंने भूख हड़ताल करी, जिससे कि दोनों पार्टियां मिलकर के एक हो गई और उन्होंने तब वो भूख हड़ताल समाप्त की। तो उससे उनके जीवन चरित्र का और विचारों का पता लगता है। और उसी के बाद लोगों को ये पता लगा भी आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के और देश के लिए भूख हड़ताल तक कर सकते हैं। क्योंकि भूख हड़ताल करना ईमानदारी से बहुत पुरानी बातें हो गई है। अब जो भूख हड़ताल होती है वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए होती है, लेकिन उस समय की कोई फोटो ना खिंचवाना, कोई धर्मशाला में अपना चित्र ना लगवाना,
या अपने मुंह से नहीं कभी किसी को उन्होंने कहा कि मैंने भूख हड़ताल की थी। ये मैं आज उनके प्रभु के चरणों में जाने के बाद कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने अपने मुख से कभी किसी को नहीं ऐसा बताया कि भाई मैंने ऐसा किया समाज के लिए। जी। तो ये एक व्यक्तित्व की अलग तरह की छवि होती है जिससे कोई भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। उनके जीवन में जितने भी लोग आए, चाहे वो बच्चे थे चाहे बड़े थे, तो उन्होंने संघ में भी अपने से कम उम्र वालों के साथ उनसे छोटे पद पे भी काम किया और उन जैसे 50 लोगों के ऊपर भी काम किया उन्होंने। पर कभी उनको ना तो किसी को अपने पद के लिए एहसास कराया, ना छोटे बड़े का एहसास कराया। तो वो जो उनकी विचारधारा थी कि सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना, सबसे सलाह लेना, सबको सलाह देना, वो एक आम बात नहीं है। वो हमेशा कहते थे कि व्यक्ति को अगर सुख चाहिए तो पहले वो दूसरे को सुख दे। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि पहले वो हमें सुख दे, हम उसको सुख दें या ना दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो उनकी मूल विचारधारा थी, अगर हम उसको लेकर के जीवन में चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। और काफ़ी लोगों ने उनके अपने जीवन को बदला भी है। जो लोग उनको देखते थे या आज उनके जाने के बाद ये कहते हैं कि भाई बाबूजी, हम बाबूजी में अपने पिताजी की छवि देखते थे। जी। तो वो सब लोग उस कमी को महसूस कर रहे हैं उनके जाने के बाद, कि आज कोई भी उनको ऐसा नहीं लग रहा कि समाज में जिस व्यक्ति के पास जाकर के कोई वो निस्वार्थ सलाह ले सकें और अपनी तकलीफ को बता सकें। तो यही एक व्यक्ति का जीवन होता है। उन्होंने मतलब सारी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, उनकी स्वाध्याय में बड़ी रुचि थी और वो हमेशा मुझे भी कहते थे कि भाई स्वाध्याय करो, यही जीवन का एक सार है। लेकिन हमारी अपने कामों में व्यवस्था होती है, घर के, परिवार के, समाज के, या हमारे व्यापारिक इतने काम होते हैं कि हम अपना समय नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब भी फ्री हों तो हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। उससे हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा मिलती है और हम देश और समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। और स्वाध्याय हमारे अपने लिए भी एक जीवन को प्रशस्त करने का बहुत अच्छा साधन है और वो हम सबको करना चाहिए। ये मेरे को उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि ये बहुत ज़रूरी काम है और हमें जब भी समय मिले करना चाहिए। राकेश जी, एकल विद्यालय एक बहुत बड़ा नाम है, इससे जुड़े हुए नामचीज व्यक्तित्व जो है हैं, और आपके पिताजी नारायण बंधु जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे और उनके कामों को जो है आप आगे बढ़ा रहे हैं। एकल विद्यालय के लिए संक्षेप में 2 लाइन क्या कहेंगे? जो चीज़ें काम की लोग हर किसी को हर चीज़ दे सकता है सर, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है कि समाज या देश की तरक्की अगर करानी हो तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो कि आपने जिक्र किया कि स्व अध्याय जरूरी है, कभी भी टाइम मिले तो स्व अध्याय करना चाहिए। तो एकल विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे? एकल विद्यालय हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी का एक सपना था कि भाई पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, उसको कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। क्योंकि जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती, तो अशोक सिंघल जी का सपना यह था कि वहाँ पर हम लोग स्वयं इस माध्यम से, भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से, एकल विद्यालय के माध्यम से वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे, तो स्कूल को बच्चों तक ले जाया जाए और उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो दी ही जाए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो स्कूल जाने में दूर में सक्षम नहीं होता, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो दूर भी स्कूल में जा सकता है। तो यही उनका सपना था। इसी को पूरा करने के लिए भारत लोक शिक्षा परिषद का गठन किया गया 2000 में, और बाबूजी ने, बंधु जी ने उसमें 2000 से लेकर 2010 तक फाउंडर प्रेसिडेंट पद पर रहे और उसके बाद उसके ट्रस्ट से जुड़े रहे और जब तक वो जिए तब तक उससे जुड़े रहे और उसके कार्य करते रहे जितना भी उनसे हो सका। उनकी बड़ी रुचि थी शिक्षा के प्रति कि भाई शिक्षा का जितना प्रसार होगा वो हमारे समाज के और देश के हित में होगा। और आज जो ये बीजेपी का राज आप देख रहे हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये उसी का एक परिणाम भी कह सकते हैं। जी। क्योंकि कोई परिणाम एक दो दिन में नहीं आता, नहीं उस परिणाम को आने में 14 साल लगे। जी। क्योंकि जब मैं कभी बाबूजी के साथ गया कोई स्कूल देखने के लिए बनारस जैसे क्षेत्र में, तो वहाँ पर कुछ लोग सवाल करते थे कि बाबूजी इसका फ़ायदा किसको होगा, कब होगा। तो हमारे बाबूजी कहते थे भाई इसका फ़ायदा तो हमें सबसे बड़ा यही होगा कि हमारे देश के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वही अपने आप को व्यवस्थित कर पाता है और आगे ले आता है जीवन में, और वो एक क्राइम करने से बच जाता है जी। क्योंकि वो उसके शिक्षा के महत्व को समझ जाता है और उससे उसको जीवन यापन करने में सुविधा होती है। जी। तो इसीलिए शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है और हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी है, हम 75 सालों के बाद भी अपने देश को पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर पाए। उसका क्या कारण है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा शिक्षित हो
और वो सिविलाइज हों। जब तक हम, पहला काम शिक्षा तो है ही, लेकिन सिविलाइज होना उससे भी ज़रूरी है। जी। पहले हम सिविलाइज होंगे, फिर शिक्षित होंगे, और फिर हम देश के किसी काम आएंगे और अपने काम आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो ये झुग्गी झोपड़ी का जीवन व्यतीत जो लोग कर रहे हैं, सरकार को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके, अग्रवाल समुदाय से जुड़ करके किसी भी प्रकार की कोई ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि जिससे सरकार हमें भूमि दे दे फ्री में, और हम अग्रवाल समुदाय के लोग या और बाकी धर्मों के लोग सबसे पहले उन गरीब लोगों को जो शहरों में झुग्गियों में रह रहे हैं, जी। महानगरों में झुग्गी रह रहे हैं, उनके लिए हम पहले सबसे पहले मकान बनाएं, जिससे कि उनको जीवन जीने का ढंग आए और वो नार के जीवन ना जिए। उसके बाद वो पढ़ेंगे और उसके बाद वो देश के और समाज के किसी काम आएंगे और अपना जीवन आराम से बिता पाएंगे, जिससे देश की तरक्की करने का मेरे हिसाब से यही सबसे पहला माध्यम है। जी। बंधु जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।